फिर उसने कई आवाजें लगाई और मैं तेजी से उसकी जानिब चल पड़ा। कहाँ चले गए थे? किचन की तरफ नहीं आया तुम्हारी हिदायत की वजह से। वैसे ये काफी अनोखी जगह है, तुम्हें इस काट कबाड़ में वहशत नहीं होती? मेरे इन अल्फाज ने चिकास के चेहरे पर इत्मीनान की लहरें पैदा कर दी थी। उसने कहा, आओ चाय पियो। मैं उसके साथ उसकी आलीशान रिहायशगाह में आ बैठा। चाय की घूंट लेते हुए मैंने कहा, वैसे वाकई ये बड़ी अनोखी जगह है और मैं भी एक अनोखा इंसान हूँ। आकाश इस जगह को कोई मेरी निगाहों से देखे। तुम्हें क्या पता कि यहाँ से क्या क्या इबरत असर कहानियां जन्म लेती हैं। इंसान तो खैर अब इतना फरसुदा हो गया है कि इसके बारे में कुछ सोचना ही बेकार है। इसके मसाइल तो इसकी पहुंच से बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन इन बेजान अशिया को देखकर भी बड़ी इबरत होती है। वो कैसे? टूटे फूटे फर्नीचर के अंबार, आला किस्म की मशीनरी जो अब यहाँ पड़ी जंग खा रही है। तुम देखो इसे कितनी चाहत से बनाया गया होगा। जरा इसकी कहानी पर गौर करो, किस किस तरह जिदोजहद करके इन लकड़ियों को हासिल किया गया होगा। फिर इनकी तराश बड़ी नफासत से की गई होगी और इसके बाद इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से मंजर-ए-आम पर लाया गया होगा। खरीदने वालों ने इन्हें बड़ी चाहत से खरीदा होगा, इस्तेमाल किया होगा, इनकी नुमाइश हुई होगी और बिल आखिर जब ये अपना हुस्न खो बैठी और इंसान की निगाहों से गिर गईं, तो इन्हें ये वीराना दे दिया गया। हर चीज की यही कैफियत है। जरा फलसफियाना अंदाज में सोचो, तुम्हें बड़ा दुख होगा इन तमाम चीजों को देखकर। मैंने अपने आप पर सत्ता सातारी कर लिया। हालांकि ये सब बनावट थी, लेकिन किसी को मुतासिर करने के लिए कोशिश करना जरूरी है। मैं देर तक इसी आलम में बैठा रहा। चिकास ने कहा, किस सोच में डूब गए तुम? डियर चिकास, और तू जो कुछ है वो है, लेकिन तुम क्या हो? ये बात मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरतनाक है। क्यों? तुम्हारी सोच इस कदर गहरी है। वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारे इन अल्फाज ने मुझे एक अजीब से शहर में गिरफ्तार कर दिया था। जब तुमने कहा था कि मैं कुत्ता हूँ, मुझे पत्थर मारो, मैं भौंकता हुआ यहाँ से भाग जाऊंगा। क्या उन अल्फाज में इतनी सतही बात थी? समझने वाले ना समझें, सोचने वाले ना सोचें, लेकिन मैं यकीन करो, मैं इन अल्फाज की गहराइयों में न जाने कब तक खोया रहा हूँ। मैंने महसूस किया चिकास के चेहरे पर एकदम मुर्दनी सी छा गई। फिर उसने उंगली से चाय की जानिब इशारा किया और बोला, चाय पियो। मैंने एक ठंडी सांस लेकर चाय की प्याली उठाई और होंठों से लगा ली। जब मैं चाय खत्म कर चुका तो चिकास ने निहायत बेरुखी से कहा, मेरे दोस्त, अब तुम वापस चले जाओ। मैं चौंक पड़ा। मैंने उससे कहा, क्या मतलब? वापस जाने का मतलब वापस जाना ही होता है। किसी से मुलाकात के लिए आना उसके सर पर मुसल्लत हो जाने को तो नहीं कहते। काफी देर गुजार चुके हो यहाँ तुम, बराए करम अब वापस जाओ। शायद मुझसे कोई गलती हो गई है मिस्टर चिकास, और अगर गलती ना हुई होती तो तुम जिंदगी भर मुझ पर तसल्लुत जमाए रहते। यही कहना चाहते हो ना? नहीं तो फिर जाओ बाबा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ओके डियर, मगर एक बात सुन लो, मैं बुरा मान कर नहीं जा रहा। जाओ जाओ, फरिश्ता बनने की कोशिश मत करो। उसने बड़ी बदतमीजी से कहा और मैं वापसी के लिए पलट गया। वो मुझे वहीं खड़ा देखता रहा था, यहाँ तक कि सब कुछ मेरी निगाहों से ओझल हो गया। इसके बाद मैं ट्राम में बैठकर अपनी रिहायशगाह की जानिब चल पड़ा। चिकास मेरी निगाहों में बेपनाह पुरस्रार हैसियत इख्तियार कर गया था। क्या है ये सब कुछ? क्या है ये? मैंने दिल ही दिल में सोचा। यकीनी तौर पर वो जो कुछ नजर आता है दरपर्दा वो नहीं है। फिर वो क्या है? मजहूल सी शख्सियत का मालिक, पता नहीं क्या चक्कर है। बहरहाल इसके बाद कोई ऐसी खास बात नहीं हुई। नेल्स से बदस्तूर राब्ता था। मैंने जरूरत की बेशुमार चीजें उस कार्ड के जरिए खरीदी और नेल्स के मकान तक पहुंचा दी। उस पर एक खामोशी, एक सत्ता सा तारी हो गया था। मेरे उससे बहुत ही मोहब्बत भरे मुरासम हो गए थे, जिनका एहसास मुझे उसके अंदाज से भी होता था। उसके लिबास में भी बाकायदगी आ गई थी। चेहरे पर कोई मेकअप नजर नहीं आता था, जिससे यह अंदाजा होता था कि फितरी तौर पर वो बुरी औरत नहीं है। बस वाकयात ने उसकी शक्ल मुसख कर दी थी, लेकिन मेरा जहन शदीद वसवसों का शिकार था। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। फिर एक शाम चिकास मुझे सरे राह मिल गया। मेरे करीब पहुंचा और लजाजत आमेज लहजे में बोला, कब से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। इस कदर नाराज हो गए? नहीं डियर चिकास, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं बिठाकर चाय पिलाओगे? जरूर, मैंने कहा और हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। वो मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, मेरा ख्याल था कि तुम दोबारा मेरी जानिब का रुख जरूर करोगे, लेकिन तुम नहीं आए। तुम्हारा एहतराम डियर, सिर्फ तुम्हारा एहतराम। तुमने एक ख्वाहिश का इजहार किया था, मैंने उसकी तामील की। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। जुर्म की दुनिया में कैसे इंसान होगे किंग मैडलिनो, लेकिन इस कदर रहम दिल और इंसान दोस्त। ना मैं रहम दिल हूँ और ना इंसान दोस्त। हाँ, आदमी जरूर हूँ। मुझे एहसास है चिकास के तुम्हारी जिंदगी से कुछ ऐसे ही वाकयात वाबस्ता हैं जो तुम्हें कभी कभी मजमल कर देते हैं। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा अजमलाल नहीं चाहता। मुझ में ऐसी कौन सी खास बात देखी है तुमने? कोई खास बात नहीं देखी।
जब इंसान दोस्ती करता है तो फिर इसलिए नहीं करता कि कोई खास बात नजर आए, बस दोस्त दोस्त होता है और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। चिकास मुझे घूरता रहा, फिर उसने कहा, देखो लफ्ज दोस्ती बहुत आसान चीज है, लेकिन इसे निभाना काफी मुश्किल तरीन काम। आखिर हम इस दुनिया के रहने वाले हैं। जो रिवायतें सदियों से चली आ रही हैं, हम उन्हें मिलिया मेट तो नहीं कर सकते। मतलब ये कि दोस्ती, हाँ दोस्ती के हवाले से क्या कहना चाहते हो? दोस्ती बहुत से तकाजों को पूरा करती है, बेशक, और तुम अपने आप को मेरा दोस्त कह रहे हो। हाँ कह रहा हूँ, सिर्फ जुबानी। बिल्कुल नहीं, बोलो क्या चाहते हो मुझसे? आजमाना चाहता हूँ तो आजमाओ, मगर तुम्हें मायूसी होगी। क्यों? मैं एक बेकार शख्सियत हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई मकाम नहीं है। सड़कों पर कुत्तों की तरह फिरने वाला वीरान पनाह गाहों का बासी। मेरी दोस्ती से तुम्हें क्या फायदा हासिल होगा? सदियों की रिवायत की बात की है ना तुमने? हाँ, और अभी अभी इसकी वजाहत भी कर चुके हो। हाँ कर चुका हूँ। तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारी दोस्ती से मुझे कोई फायदा हासिल होगा? बेलोस बेगर्ज दोस्ती इसी का नाम है। मैंने जवाब दिया और वो कुछ सोचता रहा। फिर उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लाओ तो फिर दोस्ती का हाथ मिलाओ। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। ये कायनात इस कदर मसख हो चुकी है कि इंसान अपने ज़मीर की आवाज पर भी कान नहीं धरता। हालांकि इस दोस्ती में भी सच्चाई नहीं थी, बल्कि एक गर्ज बिना थी। मैं उसे अंदर से पढ़ना चाहता था, वरना वाकई इस बुरे शख्स से मेरी दोस्ती बेमानी थी। लेकिन मैंने पुरफरेब रियाकारी से काम लिया था और उससे हाथ मिला लिया था। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, कल सुबह सवेरे पास आ सकते हो। कहाँ? वहीं मेरी रिहाइशगाह पर। कोई खास बात है? हाँ तो जरूर आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा, और हाँ नाश्ता मेरे साथ ही करना। ओके, मैंने जवाब दिया। फिर हम रात गए तक साथ रहे। मैंने उसकी हर तरह से खातिर मदारत की और इसके बाद उसे रुखसत कर दिया। मुझे ये एहसास हो रहा था कि बूढ़ा चिकास मुझसे मुतासिर हो गया है और वहाँ तलब करने का मकसद यही है कि वो मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहता है। बहरहाल दूसरी सुबह मैं वादे के मुताबिक उसके पास पहुँच गया। बूढ़े ने आज एक अच्छा लिबास पहना हुआ था और खुशो खुरम नजर आ रहा था। वो मुझे अपनी उसी अकामत गाह में ले गया, बिठाया और बोला, नाश्ता ले आऊं? फिर वो बहुत उम्दा किस्म का नाश्ता ट्रे में सजाए हुए वहाँ पहुँच गया। मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, आज तो लगता है जैसे तुम दुनिया के मालदार तरीन आदमी हो। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, नाश्ता करो, और मैं नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। वो भी मेरे साथ ही शामिल हो गया था। इस दौरान मुकम्मल तौर पर खामोशी रही। फिर उसने कहा, तुमने इत्तफाक से कुछ ऐसे अल्फाज कहे हैं जो हकीकत पर मबनी हैं। कौन से अल्फाज? यही कि मैं दुनिया का मालदार तरीन आदमी हूँ। हकीकत यह है कि शायद बाज मुल्कों के खजाने भी इतने बड़े न हों जितनी मालियत मेरे खजानों की है। तुम्हारी जात में जो एक बेहतरीन सच्चाई पोशीदा है, दर हकीकत वो बेशुमार मुल्कों के खजानों से ज्यादा कीमती है। मगर मैं कोई इशारती जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं अगर तुम्हें अपने सोने के जखायर भी दिखाऊं तो तुम हैरत से आंखें फाड़ कर रह जाओगे। अच्छा, मैंने हंसते हुए कहा, पागल समझ रहे हो ना मुझे? समझ लो, ठीक है समझ लो। बहरहाल आओ आज तुम्हें दुनिया के एक अजूबे से मिलाऊं। उससे मिलकर तुम्हें वाकई हैरत होगी। मेरे बदन में एक सनसनीखेज लहर दौड़ गई थी। क्या चिकास जो कुछ कह रहा है इसमें कुछ सच्चाइयां भी हैं? बहरहाल मैं अपनी जगह से उठ गया। हम बाहर निकल आए और इसके बाद हम टूटी फूटी अशिया के अंबार से गुजरते रहे। फिर एक ऐसी गाड़ी के पास पहुंचे जो जमीन में सीधी धंसी हुई थी। वहां तक पहुंचने का रास्ता बड़ी मुश्किलात से गुजरता था और अगर मैं मुतजस्सिस न होता तो यकीनी तौर पर उन रास्तों से गुजरने से गुरेज करता। चिकास मुझे लिए हुए उस गाड़ी के पास पहुंच गया। उसने उसका दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लेकिन गाड़ी अंदर से बिल्कुल खाली और साफ सुथरी थी। सीटें वगैरह नहीं लगी हुई थी उसमें। चिकास ने उसका अकबी दरवाजा खोला जो गालिबन दूसरी मशीनों से टिका हुआ था। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि अकबी दरवाजे से लोहे का एक जीना जमीन की गहराइयों में उतरता था। ये एक नाकाबिले यकीन मंजर था। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, अकबी दरवाजा बंद हो गया और अंदर तेज रोशनी फैल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दुनिया के किस अहम तरीन राज से वाकिफ होने जा रहा था। सीढ़ियां तकरीबन 24 थी, निहायत साफो शफाफ बनी हुई और रोशन। इनका इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ था जो किसी मैकेनिज्म से खुलता था। हम उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और मुझ पर सख्ता तारी हो गया। मैं आलमी बेखुदी में उसके साथ आगे बढ़ा था, जबकि मेरे इस तरह बढ़ने में किसी सोच का दखल नहीं था। यहाँ एक वसी और इज़ हाल नजर आ रहा था और इस हाल में चारों तरफ दीवारों में मशीनें नस्ब थी। बहुत बड़े बड़े स्क्रीन नजर आ रहे थे और उनके नीचे कंप्यूटर टाइप की मशीनें लगी हुई थी। बहुत साफ शफाफ हाल था।
फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। मेरे जहन में मान ही एक ख्याल आया कि कहीं चिकास ही रेडमैन ना हो, लेकिन इस ख्याल को मैंने अपने जहन तक महदूद रहने दिया। वो मुझे लिए हुए आगे बढ़ा और फिर एक जगह पहुंचकर मुझसे बोला, बैठो। मेरे ऊपर हकीकी मानों में सख्ता तारी था। मैं मशीनी अंदाज में बैठ गया। वो मेरे सामने बैठता हुआ बोला, ये सब कुछ देखकर तुम्हें हैरत हुई होगी। मैंने सिर्फ गर्दन हिलाने पर इक्तफा की थी। नहीं मेरे दोस्त, इंसान से ज्यादा मासूम और कोई चीज नहीं है। वो अपनी पैदाइश के पहले लम्हे की मानिद मौत के आखिरी लम्हे तक इतना ही मासूम होता है। इसकी अपनी सोच कुछ नहीं होती। जो कुछ वो बन जाता है, इसमें सही मानों में दुनिया का हाथ होता है। यही कैफियत तुम्हारी भी है और यही कैफियत मेरी भी। और फिर जब वो दुनिया की तश्कील के मुताबिक एक भयानक शख्सियत इख्तियार कर जाता है, तो यही दुनिया उसके सामने खौफजदा होकर सिरनुगू हो जाती है। क्या तुम्हें ये बात सुनकर हैरत नहीं होगी कि रेड सिटी का सरबरा आर्गोस का शहंशाह, पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला रेडमैन मैं हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली थी। रेडमैन मेरे सामने था और वो बेहकीकत शख्स जो ये कहता था कि मुझे रोटी दो और पत्थर मार कर भगा दो, मैं कुत्तों की तरह भौंक कर तुम्हें खुश कर दूंगा। मैं देर तक आंखें बंद किए बैठा रहा। चिकास भी खामोश रहा था और शायद वो किसी तासुर में डूबा हुआ था। फिर मैंने आंखें खोली और उसके चेहरे पर निगाहें जमा दी। उसका चेहरा उस वक्त भी जज्बात का आईना बना हुआ था। हम दोनों बहुत देर तक खामोश रहे। फिर चिकास बोला, और तुम दुनिया के वो वाहिद आदमी हो जिसे चिकास की हकीकत मालूम हो चुकी है। मगर हाँ मेरे दोस्त, इस वक्त मैं पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक एक मुकम्मल सच्चाई हूँ। तुमसे दरखास्त है कि मुझ पर कोई शुबा न करना। तुम्हारी शख्सियत ऐसी है डियर चिकास कि इस पर शक करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मेरी अकल उसने दरमियान से बात काट दी। क्यों? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। अकल एक बेहकीकत शय है। ये मेरा फलसफा है और मेरी समझ से बाहर। मैंने मुस्कुरा कर कहा, गोया तुम मुझे रेडमैन तस्लीम नहीं करते। देखो चिकास, नाराज ना होना, मैं खुद रेडमैन की राया में से हूँ। मेरे और रेडमैन के दरमियान जो कुछ बातचीत तय हुई है वो बड़ी अनोखी है। मैं उसे आसमान की बुलंदियों का इंसान समझता हूँ। क्या तुम मेरी इस कैफियत को नजरअंदाज कर दोगे? वो हंसने लगा, फिर बोला, अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें वो गुफ्तगू बताता हूँ जो तुम्हारे और रेडमैन के दरमियान आज तक हुई है। अब मैंने हैरान होने की अदाकारी शुरू कर दी और चिकास ने मुझे रोजे अव्वल से लेकर अब तक की वो तमाम बातें बता दी जो मेरे और उसके दरमियान हुई थी। मैं शिद्दत हैरत से आंखें फाड़े बैठा था। मैंने कहा, तो तुम रेडमैन हो? हाँ, लेकिन ये सब कुछ, बस इसकी सारी तफसील शायद मैं तुम्हें ना बता सकूं, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर बताऊंगा। मेरे दिल में ये ख्याल गुजरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि हो सकता है चिकास रेडमैन हो, और इतनी जल्दी मेरी इस बात की तस्दीक हो गई थी। मैं हैरान न होता तो क्या करता। बहरहाल मैं खामोशी से चिकास की सूरत देखता रहा। उसने कहा, लेकिन तुमने मेरे दिल में जो मकाम हासिल किया है, मैं उससे मगलूब हो गया हूँ। क्यों मिस्टर रेडमैन? एक ऐसे शख्स को जिसे कुत्ता भी तस्लीम करने पर तैयार न हो, अपनी कुव्वते बाजू का तहफ़्फ़ुज़ देना एक अनोखी शख्सियत की नुमाइंदगी करता है। तुमने ऐसा करके मेरा दिल जीत लिया है। ओह, लेकिन आप, हाँ यही कहना चाहते हो ना तुम कि मैं रेडमैन हूँ? जी, मेरी फितरत का अंदाजा लगा लिया है तुमने। जो कुछ भी हूँ, लेकिन अपनी इस शख्सियत को नहीं भूल सकता जिसे कदम कदम पर ठोकरों के सिवा और कुछ नहीं मिला। कुछ और तफसील से मिस्टर रेडमैन, मैंने दिलचस्पी से कहा। भाई, मैंने इन्हीं के मुल्क में खुफिया तौर पर अपने ठिकाने भी कायम कर रखे हैं और मेरे मफादात के निगरान वहाँ मौजूद रहते हैं। मैं ऐसे ममालिक को छोटे छोटे तजर्बात करके दिखा चुका हूँ। ओहो, क्या कभी ये अड्डे उन ममालिक की गिरफ्त में नहीं आए? क्या वो उन्हें तलाश नहीं कर लेते? मेरा मतलब है कि ये जानने के बाद कि ऐसी कोई सूरत हाल है। रेडमैन मुस्कुरा दिया, फिर बोला, अक्सर ऐसा भी होता है, लेकिन वो जानते हैं कि मेरे लिए किसी दूसरी जगह खुफिया तौर पर यह अड्डा कायम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। असल में डियर मैडलिनो, मैंने अपनी इन तमाम महरूमियों को अपनी अकल की ताकत से दूर किया है और इनसे अपना लोहा मनवा लिया है। रेडमैन, तुम एक आइडियल इंसान हो। मैं तुमसे बेहद मुतासिर हुआ हूँ। वो हंसा और फिर बोला, अब मैं तुम्हें अपना ये कारखाना हयात दिखाता हूँ। देखो, ये रेड सिटी है। उसने एक मशीन के कंट्रोल बटन को ऑन किया और स्क्रीन पर मंजर वगैरह आने लगे। वो मुझे रेड सिटी के बारे में तमाम तफसीलात बताने लगा। वो यहाँ से पूरे जजीरे को देख सकता था। चलती फिरती एक दुनिया इस अनोखी तजर्बागाह में कैद थी। इसके लिए कितना बड़ा इंतजाम करना पड़ा होगा, जादूगरी ही मालूम होती थी। मैं दर हकीकत बहुत मुतासिर हो गया था और अब मेरे दिल में एक दुख का सा एहसास बेदार होता जा रहा था। रेडमैन बहुत खौफनाक इंसान था, एक अजीम शान मुजरिम, दुनिया भर की हलक में उंगली डालकर अपना हिस्सा वसूल कर लेने वाला।
लेकिन इसके पसे पर्दा एक मासूम, बेबस और लाचार शख्सियत छुपी हुई थी, जिसने अपनी कमजोरियों को इंतहा पर महसूस करके इनका हल दरियाफ्त कर लिया था, और वो भी ऐसे कि इंसानों के गुरोह हैरान रह जाएं। वो अपने आप को दुनिया भर से मनवा चुका था, इस दुनिया से जिसने उसे एक कमजोर कीड़ा समझकर ठुकरा दिया था, लेकिन अब ये कमजोर कीड़ा दुनिया भर के लिए खौफनाक बन गया था। ऐसे किसी शख्स को मेरे हाथों कोई नुकसान पहुंचे, बहरहाल ये अफसोसनाक बात थी। मैं यहाँ उसे नुकसान पहुंचाने ही आया था और उसने मुझ पर भरोसा कर लिया था। हालांकि इससे पहले अपनी मुख्तलिफ कारकर्दगी के दौरान खतरनाक तरीन मुजरिमों से मेरा वास्ता पड़ा था। मैंने उन्हें फरेब भी दिया था, लेकिन वो इसके मुस्तहिक थे, जबकि रेडमैन की बात बिल्कुल दूसरी थी। रेडमैन मुझे बहुत कुछ दिखाता रहा था। फिर उसने कहा, मेरा एक ताज़ा तरीन प्रोजेक्ट है जिस पर मैं इन दिनों काम कर रहा हूँ। रूस के टुकड़े होने के बाद रूसी रियासतें इस कुव्वत को संभालने में नाकाम रही हैं, जो रूस की अजमत के दौरान इसे हासिल हो गई थी। अब वो कुव्वत ऐसी मुंतशिर हुई है कि न सिर्फ रूसियों बल्कि दुनिया भर के लिए खतरा बन गई है, और मेरे पास रूस का एक ऐसा प्लांट मौजूद है जिसमें हुकूमत अमेरिका भी दिलचस्पी ले रही है और हुकूमत इसराइल भी। रेडमैन ने मुझे वो कहानी सुनाई जिसे सुनकर ही मैं यहाँ तक पहुँचा था। उसने कहा, हुकूमत अमेरिका को इस प्लांट की फराहमी एक तरह से बैनुल-अक़वामी सियासत के खिलाफ है, जबकि हुकूमत इसराइल इसे ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकती है। मैं इसी के हक में हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे इसकी खातिर खा कीमत मिले। प्लांट की तफसील बताने के बाद उसने कहा, और अब जब तुम पर तमाम हकीकतों का इंकशाफ हो चुका है तो आओ मैं तुम्हें वो अनोखा प्लांट दिखाता हूँ। तुम इस बात पर हैरान रह जाओगे कि मैंने उसे कहाँ और किस तरह महफूज रखा है। उठो, आओ मेरे साथ चलो। वो खड़ा हो गया और मैं अपने दिल में अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा। मैं उस रास्ते की जानिब जा रहा था जिसके लिए मैंने अब तक जिदोजहद की थी। वो मुझे साथ लिए हुए उसी तजर्बा गाह के एक हिस्से में पहुंचा और दीवार में लगे एक बटन को दबाने लगा। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन धंस रही हो। मैंने खुद को संभालने के लिए बैलेंस किया, लेकिन जमीन का एक गोल टुकड़ा किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरने लगा और फिर हम एक और अनोखी जगह पहुंच गए। यहाँ शदीद घुटन थी। आओ, रेडमैन ने कहा और मैंने कदम बढ़ा दिए। फिर मैंने गहरी गहरी सांसें लेकर कहा, बहुत घुटन है यहाँ रेडमैन, बस 1 मिनट। उसने कहा और तारीकी में कुछ करने लगा। चंद लम्हात के बाद रोशनी हो गई। बड़ी अजीब सी मशीनरी थी। रेडमैन ने कुछ और बटन ऑन किए और अंदर की घुटन कम होने लगी। कुछ देर के बाद यहाँ की फजा बेहतर होने लगी। मैं हैरान निगाहों से इस अजीब सी जगह को देखने लगा। रेडमैन काफी मसरूफ नजर आ रहा था। कुछ देर के बाद मैंने अचानक झटके महसूस किए और रेडमैन ने कहा, इस तरफ आ जाओ मैडलिनो। ये कौन सी जगह है रेडमैन? सब मैरीन है, हम सब मैरीन में सफर कर रहे हैं, रेडमैन ने जवाब दिया। रेडमैन का जवाब मेरे लिए गैर मुतवक्के था। मेरे ज़हन को शदीद झटका लगा। अब इसमें तो कोई शक व शुबे की बात भी नहीं थी कि ये शख्स जो जजीरे पर सबसे ज्यादा बेजरर और मजलूम नजर आता है, दर हकीकत रेडमैन है। उसने अपने आप को छुपाने के लिए क्या क्या जतन किए हैं। वैसे ये एक अनोखा तरीकाकार था। रेड सिटी के रहने वाले कभी ये सोच भी नहीं सकते थे। किस सोच में डूब गए किंग। नहीं मिस्टर रेडमैन, अब आप मुझे किंग ना कहें। क्या मतलब? उसने सवाल किया और मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, जब कोई शख्स किसी को ज़हनी तौर पर अपने आप से बहुत बरतर तस्लीम कर लेता है तो उसके सामने खुद ब खुद उसका दिल चाहता है कि उससे अकीदत करे, उससे मोहब्बत करे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा अपना एक मकाम है। मकाम था मिस्टर रेडमैन। रेडमैन ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और बोला, अगर ये बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ एक एतराफ़ कर रहा हूँ। वो क्या? क्योंकि मैंने जिंदगी में तुम्हें पहली बार दोस्त बनाया है दोस्त, इसलिए कि अब मैं तुम्हारा एक मकाम देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें भी इस दुनिया का हुक्मरान बना दूंगा।